हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग का एक लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से एक लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप वो लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे। उसका एक नेक्स्ट और ये लास्ट पार्ट रहेगा आज केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में कुछ पार्ट हम लोग का छूटा हुआ है, उस पार्ट को हम लोग पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं, अच्छे से डील करते हैं। क्या है, देखिए एक पॉइंट हम लोगों का था। अच्छा, इसका पूरा पीछे वाला लेक्चर आप लोग देखिएगा। इसका पीछे वाला लेक्चर आप लोग का है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब सारा लेक्चर आप लोग कवर करिएगा, क्योंकि वो सब सारा चीज कवर करवाया हुआ है। तो वो सब भी पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं है कि वो सब छोड़ देना। वो सब छोड़ना नहीं है, वो सब भी देखते रहना है और पढ़ते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। देखिए, इसमें हम आप लोगों को एक पॉइंट समझाते हैं, अच्छा चीज जो है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड पढ़े थे, फिर कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड हम लोग पढ़े थे। इसके बाद देखिए, एक हम लोग का अलग टाइप का बॉन्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है, देखिए, पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है। इसके बारे में थोड़ा समझते। देखिए, सबसे पहले समझेंगे, इसके बाद इसका डिफिनेशन लिखेंगे। पोलर बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड से तो आप लोग परिचित ही होंगे। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयरिंग करता है, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और शेयर करके इसमें बॉन्ड बनाता था। ये नहीं कि इसमें टोटली ट्रांसफर नहीं करता था इलेक्ट्रॉन, इसमें शेयरिंग के साथ होता था काम। तो देखिए, इसी शेयरिंग में, यानी इसी शेयरिंग के दौरान, देखिए इसी शेयरिंग के दौरान कभी पोलर तो कभी नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर, मतलब कि शेयरिंग वाला तो ये समझ रहे हैं कोवैलेंट। इसके पहले देखिए पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। अब देखिए, ये पोलर मतलब होता है, पोलर मतलब होता है ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। देखिए, ध्रुवीकरण में मीन्स क्या होता है, ध्रुवीकरण में मीन्स होता है कि एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम, यानी एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, ये होता है ध्रुवीकरण। और नॉन पोलर मतलब होता है अध्रुवीकरण। इसमें मतलब पोलर मतलब ध्रुवीकरण, नॉन पोलर मतलब कि अध्रुवीकरण। देखिए, ध्रुवीकरण और ध्रुवीकरण क्या, सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के बाद फिर इसको हम लोग देखेंगे डिफिनीशन। एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं, सपोज करते हैं दो बच्चे लोग हैं, ठीक, दो बच्चे लोग हैं और दो बच्चे लोग हैं। आप लोग भी अपने खुद के ऊपर रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं घर में कुछ खाने वाला सामान आया है, ठीक है। तो घर में कुछ खाने वाला सामान आया है, दो, एक भाई है एक बहन है। अब इसमें कभी कभी देखिएगा ना कि कुछ वैसे होते हैं, कुछ वैसे बच्चे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि कोई भी सामान जो है ना, उस सामान को ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे, लड़ के। मतलब एक को क्या बोलेगा, एक को ज्यादा खा लेगा और एक को क्या करेगा, कम खा लेगा। तो यहाँ पे देखिए, दोनों के बीच में ना सिमिलर शेयरिंग नहीं हुआ। मतलब एक होता है ना फिक्स शेयरिंग, आधा दोनों बांट के हम लोग खा रहे हैं, वैसा यहाँ पे नहीं हुआ। एक क्या ज्यादा जबरदस्ती छीन के खा गया और दूसरा का कम हुआ। तो यानी एक तरफ ज्यादा झुक गया, जो भी सामान होगा खाने वाला, वो एक तरफ ज्यादा झुक गया, एक तरफ कम झुक गया। तो जनरली यहाँ पे क्या हो जाता है, इसी चीज को, यानी एक तरफ ज्यादा दूसरा का तरफ कम, यही हम लोग का पोलर, यही हम लोग का पोलराइजेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी ध्रुवीकरण। कि एक तरफ ज्यादा शेयर, यानी अब इसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में ले जाएंगे तो एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता है, एक तरफ कम हो जाता है। इसका रीजन भी समझाएंगे कि आखिर क्यों होता है। अब देखिए, यहाँ पे रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन ये है कि वो कोई ज्यादा ताकतवर होगा या ज्यादा बोलने वाला होगा, तो जबरदस्ती क्या करे, इससे छीन के खा गया। मान लेते हैं बॉयज एक गर्ल्स है, भाई बहन है, तो दोनों के साथ ऐसा हो सकता है। मान लेते दोनों बॉयज हैं, दोनों भाई हैं, तो क्या करेंगे, जो पावरफुल रहेगा भाई, वो झपट के उससे क्या करेगा, खा लेगा। यानी तो अगर कोई सामान आया खेलने के लिए, तो वहां पे क्या होता है ना कि दोनों के बीच में पार्टिसिपेशन, मतलब दोनों के बीच में एक साझेदारी के साथ खेलिए। अगर जहां पे वहां पे एक तरफ ज्यादा खींचने लगेगा कि नहीं हम ज्यादा खेलेंगे, तो फिर वहां पे पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। और ज्यादा क्यों खेलेंगे, क्योंकि हम पावरफुल है, आओ लड़ो हमसे, हम नहीं खेलने देंगे। तो यही है। तो सेम यही चीज होता है इलेक्ट्रॉन में, यानी जब एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करता है ना, तो उस समय क्या होता है कि एगो जो पावरफुल इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कमजोर वाला इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, जिसके चलते वहां पे पोलर
कोवैलेंट, देखिए साझेदारी हो रहा है लेकिन ये वो क्या करेगा, जबरदस्ती ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, यानी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ज्यादा पावरफुल कैसे हो जाता है, यहाँ पे एक वर्ड हम यूज करवाएंगे आप लोगों को, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि एक एटम के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का चार्ज ज्यादा होता है, जिससे कि चलते क्या करता है कि दूसरा एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, और अपनी ओर जब खींचने लगता है तो फिर वहां पे ध्रुवीकरण हो गया, फिर पोलराइजेशन हो गया, उसी को तो हम लोग बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी दोनों के बीच में बॉन्ड। यहाँ पे भी दोनों, ऐसा नहीं कि बॉन्ड टूट जाता है, दोनों के बीच में बॉन्ड बंधा हुआ रहेगा। बस सामान खत्म हो जाएगा ना, जब खाने वाला सामान खत्म हो जाएगा ना तो फिर दोनों आके आराम से बैठ जाए। और फिर नॉन पोलर कोवैलेंट में क्या होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट में क्या होता है कि इसमें ईच शेयरिंग होता है, यानी प्रत्येक के बीच में इक्वल शेयरिंग होगा, इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। तो इसमें इसीलिए तो नाम ही दिया गया नॉन पोलर कोवैलेंट। इसमें कुछ नहीं होता है, खिंचाव तनाव कुछ नहीं होता। तो आई होप पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड आप लोग समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए मान लेते हैं एक यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक जैसे HCl है, HCl मीन्स क्या होता है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। इसमें देखिए ये जो क्लोरीन का है ना, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर ज्यादा है, जिसके चलते हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास 7 गो है, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते थे, यहाँ पे हम लोग देखते थे कि ये आपस में क्या करेगा, आपस में ऐसे बॉन्ड बना देगा, 8 गो इसको भी हो गया, ये इसके पास भी 2 गो हो गया, तो यानी कोवैलेंट बॉन्ड बना। लेकिन देखिएगा यहाँ पे पोलराइजेशन भी हो जाएगा, ध्रुवीकरण होगा। कैसे ध्रुवीकरण होगा, ऐसे देखिए, यानी ये हम लोग का क्या, ये देखिएगा यहाँ पे ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चार्ज ज्यादा होता है, जिसके चलते ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस ओर क्या हो जाता है, शेयरिंग आने, मतलब इस ओर आने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन इस ओर आने लगता है ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाता है, ना, तो जिसके पास इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज्यादा ये शेयर ले लेता है अपने पास, जिसके चलते यहाँ पे पोलर जनरेट हो जाता है। ऐसे बहुतों के साथ होता है, हर एक के साथ देखेंगे। लेकिन जैसे देखिए मान लेते हैं अगर कोई ऑक्सीजन है देखिए O2 है, तो इसके पास तो सेम है, यानी दोनों सेम एटम है, तो दोनों सेम एटम के पास जब शेयरिंग होगा ना, दोनों सेम एटम के पास जब शेयरिंग होगा, दोनों तो एक ही गोतिया है, तो दोनों के पास जब शेयरिंग होगा ना, तो फिर इसमें ये उधर खींचतान इसमें नहीं होगा। यहाँ पे दोनों अलग अलग था, और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चार्ज ज्यादा है, जिसके चलते हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, नहीं खींच भी लेता है, जिसके चलते ये यहाँ पे एक तरह का हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इसको बोल सकते हैं। जब ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता है, ऑक्सीजन में क्या होगा, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक। इसका भी इधर ऑक्सीजन देते हैं, 2, 2, 4, 2, 6। इसको 2 ऑक्सीजन का जरूरी है, तो 2 ये बगल वाला से क्या करेगा, ले लेगा। इसको भी 2 का जरूरी है, 2 बगल वाला से ले लेगा। इसके बाद देखिए दोनों तो सेम है, यानी सेम दोनों तो एक ही तरह का एटम है ना, दोनों एटम्स मिला तब फिर ऑक्सीजन का 2 एटम्स का निर्माण किया ना। तो यहाँ पे दोनों के बीच में किसी भी तरह का पोलराइजेशन, किसी भी तरह का ध्रुवीकरण नहीं होता, यानी इन्हें ये नहीं खींचेगा, उन्हें वो नहीं खींचेगा, दोनों क्या करेगा, इक्वली बांट के, मान लेते हैं 10 रुपया तो 5 रुपया ही रखेगा, 5 रुपया ही रखेगा, दोनों यहाँ पे इक्वली शेयरिंग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेगा, क्लोरीन बोलेगा हम पावरफुल है हाइड्रोजन से, कैसे तू रुकेगा, चल हमारा 1 रुपया ज्यादा दे, तो ये क्लोरीन क्या लेगा, हाइड्रोजन से 1 रुपया ज्यादा ले लेगा। तो जैसे 1 रुपया ज्यादा हुआ तो बस भाई पोलर ध्रुवीकरण हो ही गया, पोलराइजेशन ध्रुवीकरण इसी को बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को पोलर कोवैलेंट, हाँ लेकिन देखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड दोनों के बीच में साझेदारी होगा, पक्का साझेदारी होगा, लेकिन ये को थोड़ा ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा। तो आई होप पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और फिर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन भी हम लोग का जरूरी है, नोट्स भी बनाना है। तो इसके बाद देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे ही देखिएगा
जैसे ही देखिएगा यहाँ पे जैसे ही देखिए ये जो पोलर कोवैलेंट है ना, यहाँ पे देखिए जैसे इधर इलेक्ट्रॉन जाने लगता है ना, यानी ये पावरफुल है तो इधर इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है ना, तो यहाँ पे एगो नया घटना घटता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज क्या है ट्रांसफर हो रहा है बगल में, कितना डिस्टेंस पर ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी के चलते जितना डिस्टेंस दूर जा रहा है इस दोनों के बीच में, उसी को हम लोग फिर यहाँ पे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे आएगा डाइपोल मोमेंट और रीजन पूछेगा कि डाइपोल मोमेंट क्यों होता है, तो डाइपोल मोमेंट होने का मेन रीजन है कि जब बॉन्ड बनता है तो उस दोनों के बॉन्ड में जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, उसी के पास डाइपोल मोमेंट का जनरेट होता है। यानी डाइपोल मोमेंट कहाँ पे जनरेट होता है, केवल और केवल पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जनरेट नहीं होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इधर कहीं पे भी शेयरिंग हो, मतलब इधर कोई ज्यादा खींच तान नहीं रहा है, इसमें यहाँ पे ज्यादा खींचने लगता है जिसके चलते डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेशन कैसे करेंगे, डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन क्या है, यूजेज क्या है, ये सब सारी चीजें देखेंगे। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, इसका फर्स्ट लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा, फर्स्ट लेक्चर देखिएगा तो ये समझ में आएगा अच्छा से थोड़ा। देखिए डिफिनीशन देखते हैं हम लोग। देखिए डिफिनीशन आप लोग रट लीजिएगा इसको, ठीक है ना, डिफिनीशन रट लीजिएगा। आप लोग को इसमें ज्यादा कुछ और बताएंगे नहीं, क्योंकि जितना इसमें जरूरत है उतना ही बता रहा है। देखिए आप लोगों को पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड दोनों रट लीजिएगा। देखिए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है a covalent bond in which the atoms have an unequal attraction। देखिए इसमें दोनों तरफ में इक्वल अट्रैक्शन नहीं होता, यानी जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही फोर्स उधर से भी अट्रैक्शन, दोनों के बीच का उतना अट्रैक्शन नहीं होता है। यहाँ पे अनइक्वल अट्रैक्शन होता है, ठीक, अनइक्वल अट्रैक्शन होता है। देखिए शेयरिंग तो दोनों के बीच में हो रहा है शेयरिंग, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ना एटम्स, वो उसको खींचता है, यानी अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है। यही लिखा हुआ है कि ए कोवैलेंट बॉन्ड इन विच द एटम्स हैव एन अनइक्वल अट्रैक्शन, ठीक, एटम्स हैव अनइक्वल अट्रैक्शन। देखिए दो बच्चे लड़ रहे थे, यहाँ पे भी सेम होता था भाई, इक्वल एन अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स में एंड सो द शेयरिंग इज अनइक्वल। देखिए जब अट्रैक्शन अनइक्वल हो जाता है ना, तो बाद में फिर शेयरिंग भी कभी लगेगा। देखिए शेयरिंग दोनों के पास शेयरिंग, दो एटम्स के पास शेयरिंग इक्वल होता है, लेकिन क्या होता है ना कि ये वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ना, वो क्या करता है, पॉजिटिव वाले को अपने तरफ खींचता है, जिसके चलते हम लोग इसको बोलते हैं पार्शियली शेयरिंग इज अनइक्वल। यानी पार्शियली कुछ क्या हो जाता है ना, हम लोग मान लेते हैं कुछ कि चलो दोनों के बीच में इक्वल शेयरिंग नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये एगो इलेक्ट्रॉन में खींचना चाहता है, एगो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है ना, बगल वाला से खींचना चाहता है, जो पावरफुल है वो खींचना चाहता है, जिससे पता चलता है कि अरे उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, जिसके चलते यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है वो भी अनइक्वल होता है। जैसे देखिए HCl में देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन है, क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर चले जाता है, जिससे इस दोनों के बीच में एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी ऑक्सीजन क्या होता है, इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिससे ये ज्यादा फोर्स लगा के इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और देखिए नॉन पोलर कोवैलेंट में कुछ नहीं होता है, यहाँ पे इक्वली दोनों के साथ शेयरिंग होता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी इक्वली लगता है, वही लिखा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ध्यान रखिएगा। और इसी के बेस पर है हम लोगों को आगे डाइपोल मोमेंट, उसको भी देखेंगे। देखिए हम लोग क्या, ए कोवैलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्डिंग, हम लोग को दिया हुआ ए कोवैलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू एटम्स। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो एक कोवैलेंट बॉन्ड है, वो जब भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे दो एटम है, मान लेते ये दोनों एटम है, दोनों एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, तो ये जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास शेयर करेगा,
उतना ही इलेक्ट्रॉन ये भी इसके पास शेयर करेगा, और इसमें दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, दोनों का इक्वल होता है, जिसके चलते कोई जबरदस्ती करके किसी के साथ बगल वाला से जिसके पास कमजोर है उससे वो खींचता नहीं है, ठीक है। तो ए कोवैलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू एटम्स, दोनों एटम्स के बीच में इक्वली बॉन्डिंग शेयर होता है, दोनों के बीच में इक्वली इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, शेयरिंग होता है, जिसके चलते बॉन्ड भी जो होता है तो एक प्रॉपर तरीका से बनता है, दोनों के बीच में पोलराइज नहीं होता, जैसे एग्जांपल में ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, etc। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस दोनों बॉन्ड के बीच में इतना पावरफुल बॉन्ड, देखिए जब दोनों के बीच में गहरा मित्रता हो जाती है ना, तो उस दोनों की गहराई, उस दोनों का जो दोस्ती है, उस दोस्ती को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर दोनों में से कोई एक जिसके दिमाग में लालची होता है ना, लालची आ जाता है ना, जो लालच है, जिसके मन में लालच है, उसको बीच में अगर आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग तोड़ना चाहिएगा तो आराम से तोड़ दीजिएगा। जैसे इसमें वो क्या होता है, लालची हो जाता है तो दूसरा का कमजोर पड़ जाता है, एक तरफ खींच लेता है, लेकिन इसमें नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे अगर आप लोग को प्यार हुआ है ना, तो दोनों में अगर ट्रू लव हुआ है ना, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर आपको अपना जरूरत पूरा करने के लिए प्यार हुआ कि चलो हम थोड़ा फ्री थे, चलो शायद कुछ हो जाए, मतलब क्या होता है ना कि एक जरूरत होती है कि हाँ जरूरत है, आपको लड़की का जरूरत है या लड़की को लड़का का जरूरत है, तो अगर आप जरूरत पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं तो फिर उसका एक अलग है, वो ये होता है, ये जरूरत पूरा करता है, लेकिन ये ट्रू लव नहीं होता, ये ट्रू लव। तो आई होप समझ में आ गया होगा पोलर कोवैलेंट और नॉन पोलर कोवैलेंट। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था डाइपोल मोमेंट। देखिए डाइपोल मोमेंट क्या था, ये जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है ना, ये जो इसमें शेयरिंग हो रहा है, मतलब एक तरफ ज्यादा फोर्स लेके खींच ले रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास ले रहा है, इसी दौरान यहीं पे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का जनरेशन होता है, डाइपोल मोमेंट का जनरेशन होता है। अब देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इसका भी डिफिनेशन देखेंगे और इसका भी मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए डाइपोल मोमेंट समझते हैं, डाइपोल मोमेंट है क्या। देखिए डाइपोल मोमेंट क्या बोलता है कि ड्यू टू दिस पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल, जैसे ही मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी जनरेट हुआ तो वहां पे डाइपोल जनरेट हुआ। डाइपोल मतलब कि जिसके पास दो पोल हो, तो पोल मतलब पोलराइज हो ही गया, जैसे ही पोलराइज हो जाता है ध्रुवीकरण हो जाएगा, तो फिर डाइपोल जनरेट होगा, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ड्यू टू दिस पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल्स देयर इज अ डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन ए मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही पोलराइज हुआ, जैसे ही पोलैरिटी हुआ, वैसे ही उस मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल जनरेट हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। तो वही अब डाइपोल मोमेंट क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट है कुछ नहीं, बस बेसिक चीज है। डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन है, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द, देखिए डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्यू। यानी जो आप लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, कूलॉम्स वाला, थोड़ा उससे रिलेटेड है बस। डाइपोल में दो पोल जनरेट हो जाता है प्लस माइनस, तो फिर दोनों के बीच में लगने वाला जो मोमेंट होता है ना, वही मोमेंट है, वही बोलता है डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ, यानी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्यू एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज डी। यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच का, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस और फिर वो जो चार्ज है क्यू, उस दोनों के प्रोडक्ट का, उस दोनों के प्रोडक्ट के ही इक्वल होता है डाइपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय म्यू, ये म्यू से डिनोट किया जाता है। देखिए डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, देखिए डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू बराबर होता है चार्ज, चार्ज दिया हुआ रहेगा आप लोगों के क्वेश्चन में, चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ खींचा रहा है, तो उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वही डिस्टेंस, चार्ज गुने डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स डी। यानी अगर लिखना हो तो म्यू बराबर क्या होता है, क्यू डी, क्यू मीन्स चार्ज, डी मीन्स डिस्टेंस। अच्छा इसका अगर ऐसा यूनिट में लिखना हो तो देखिए ऐसा यूनिट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या था, कूलॉम्ब इंटू डी मीन्स मीटर, डिस्टेंस, डी मीन्स मीटर, यानी कूलॉम्ब सी एम, सी एम मीन्स कूलॉम्ब मीटर। लिखिए
ये मीन्स कूलॉम मीटर। और यहाँ पे एक इसका अलग ऐसा यूनिट हम लोगों को दिया हुआ है, उस ऐसा यूनिट को हम लोग बोलते हैं ESU, यानी ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा SI, ये भी है ऐसा यूनिट ऑफ म्यू बराबर ESU। देखिए ESU, और ये तो ESU मतलब चार्ज का यूनिट हुआ ESU, और D मीन्स डिस्टेंस मीन्स मीटर गुने मीटर, ये भी देखने को मिलेगा। अच्छा ESU क्या होता है वो लिख देते हैं हम आप लोगों को। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज। ESU क्या होता है? ELECTR, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज। ठीक, अब देखिए इसका एक और यूनिट होता है, इसका और लिख दे ESU, या ESU मीटर या ESU सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसका ऐसा नहीं लिखते हैं यहाँ पे, केवल यूनिट लिखते हैं। यूनिट ऑफ म्यू बराबर ESU इंटू मीटर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका एक और ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ म्यू बराबर होता है डी बाई, यहाँ पे लिखते हैं SI यूनिट ऑफ म्यू बराबर होता है DEBU बाई डी, इसको हम लोग जनरली बड़ा D से डिनोट करते हैं, डी बाई। ठीक, BY लिख लीजिएगा। अच्छा, ये जो डिबाई है और ये जो ESU इंटू मीटर है, इसके बीच में ना एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम लिख दे रहे हैं। ESU अगर हम बोले ना तो आप लोग इसको, यूनिट तो है ESU, लेकिन यहाँ मीटर इसको सेंटीमीटर के फॉर्मेट में रखे, तो सेंटीमीटर के फॉर्मेट में अगर लिख देंगे ना तो इसको CGS यूनिट बोल सकते हैं। ठीक ना, तो CGS यूनिट बोल सकते हैं। देखिए एक DEBYE, एक डिबाई बराबर होता है, एक डिबाई मतलब कि 1D बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 18, 10 टू द पावर माइनस 18। ये रिलेशन याद रखिएगा, ESU इंटू सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ये जो डिस्टेंस था इस डिस्टेंस का ऐसा यूनिट, तो इस दोनों के बीच का रिलेशन याद रखिएगा, MCQ में डाल सकता है। एक डिबाई बराबर 10 टू द पावर माइनस 18, ESU सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए एक डिबाई है, इस डिबाई और इस कूलॉम मीटर के बीच में भी एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को भी लिख लीजिए आपको। एक डिबाई बराबर एक DEBYE, एक डिबाई बराबर होता है 3.335 गुने 10 के पावर माइनस 34, सॉरी 10 के पावर माइनस 30 कूलॉम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलॉम मीटर, लिख लीजिएगा। लिख दें यहाँ पे कूलॉम COLOUM, कूलॉम मीटर लिख लीजिएगा, कूलॉम मीटर अच्छे से। ठीक है ना, एक डिबाई हो गया। आई होप डिबाई तो समझ में आया होगा क्या है, सुने। ये तो समझ में आया होगा। अच्छा, और इसमें देखिए डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको लिख दीजिए यहाँ डाइपोल मोमेंट, ये भी लिखिए। देखिए डाइपोल मोमेंट फिजिक्स में भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इस डाइपोल मोमेंट का ना कुछ कुछ यूजेज है, एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन में भी कुछ कुछ फार्मूला देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो फार्मूला भी आप लोग जरूर लिखिए, फार्मूला जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है इसका डाइपोल मोमेंट में, क्योंकि डाइपोल मोमेंट से आप लोगों को न्यूमेरिकल घुसाएगा, न्यूमेरिकल देता है यहाँ से। तो ये सब रिलेशन याद रखिएगा। डाइपोल मोमेंट का कुछ कुछ एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन पे भी हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या इसका एप्लीकेशन मतलब यूजेज। डाइपोल मोमेंट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट कैसे जनरेट हुआ? डाइपोल मोमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पोलैरिटी कोवैलेंट बॉन्ड था ना,
केवल उसी के चलते पोलर यानी ध्रुवीकरण जैसे हो गया उसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड सारा चीजें हैं, लिख लीजिए आप लोग। देखिए हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का क्या क्या एप्लीकेशन है इसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग का इसका क्या हम लोग का एप्लीकेशन यूज है। डाइपोल मोमेंट हम लोगों को बताता है कि कौन पोलर कोवैलेंट है या कौन नॉन पोलर कोवैलेंट है या नॉन पोलर कोवैलेंट है। मतलब कौन सा मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स है, कौन सा मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये बताता है डाइपोल मोमेंट। यानी डाइपोल मोमेंट यानी म्यू बताया थे, जो डाइपोल मोमेंट है वो अगर जीरो आ गया यानी जीरो के इक्वल हो गया तो फिर नॉन पोलर हो जाएगा, वही लिखा हुआ है नॉन पोलर। और अगर म्यू जीरो के बराबर नहीं आया तो पोलर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट है, अब चार को यूजेज हम लिख दिए, चारों याद कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्या है, इन डिटरमाइनिंग द पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कौन सा मॉलिक्यूल्स पोलर है कौन सा मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है, उसको चेक करने के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, जीरो। ध्यान रखिएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल क्या होता है, जीरो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसको भी याद रखिएगा। पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये जीरो के बराबर नहीं होता है। तो ये फर्स्ट याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट का ये एप्लीकेशन है। सेकंड देखिए, इन डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये जो भी मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल्स के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को बताने में हम लोगों को सहायता करता है। जैसे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों चारों याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो निगेटिविटी क्या होता है, फ्लोरीन के पास होता है, फिर क्लोरीन के पास होता है, फिर ब्रोमीन के पास होता है, फिर आयोडीन के पास होता है। इस चारों को इसी सीरीज में याद रख लीजिएगा। घटते क्रम में सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। फिर थर्ड क्या, इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का अगर शेप निकालना है कि किस तरह का है, शेप मतलब कि आकार, तो किस तरह का है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स का शेप निकालने के लिए डाइपोल मोमेंट का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए ये वाला जो इक्वेशन दिखा रहा है, इस इक्वेशन को आपको याद रखिएगा। ये फॉर्मूला है, अगर परसेंटेज आयंस हमको निकालना है, कोई भी सॉल्यूशन में परसेंटेज आयन निकालना है, तो उस परसेंटेज आयन को कैसे निकालेंगे, डिटरमाइन द परसेंटेज आयन। इससे क्वेश्चन पूछता है और सारा डाटा दिया हुआ रहेगा, लेकिन याद रहेगा तभी निकलेगा। यानी परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, देखिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। यानी डाइपोल मोमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है वो अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ जो डाइपोल मोमेंट होता है, यानी जो एक्सपेरिमेंट किए हम लोग, एक्सपेरिमेंट किए डाइपोल मोमेंट जो भी आएगा वो अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या आता है डाइपोल मोमेंट का, क्या आता है कि चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू तो नहीं दिया हुआ रहेगा तो निकाल लेंगे, क्योंकि डाटा हम लोग को दिया हुआ रहेगा। इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। यानी म्यू एक्सपेरिमेंट अपॉन म्यू थ्योरेटिकल, यानी म्यू क्या बोलता है डाइपोल मोमेंट, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इंटू 100, जो भी आएगा वो हम लोगों को क्या बताएगा, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो इतना आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग का एक चीज और है इसमें जो हम लोगों को बचा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड का जितना भी उसे थ्योरी बन सकता है आप लोग को वहां से हम करवा दे रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है कि वैसे बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ अच्छे से क्या हो जाए, अच्छे से कंबाइंड करके और बॉन्ड बनाए, उसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। अगर मान लेते हैं कि उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग नहीं बोलेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके साथ बनता है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन इसका एक ट्रिक है एफओएन फोन, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बाद बाकी किसी के साथ मिलके नहीं बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा एफओएन इस तीनों के साथ जो इस तीनों के साथ अगर हाइड्रोजन मिलके बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का भी कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन होता है उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन को, क्या क्या क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है।
देखिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन वैसा बॉन्ड जिसके साथ हाइड्रोजन मिला हुआ हो, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि सबके साथ हाइड्रोजन जाके मिल जाएगा और उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, नहीं। कुछ कुछ इसका कंडीशन है, किसके किसके साथ हाइड्रोजन जाके मिलेगा, किसके किसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये सब सारा कंडीशन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड का डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये डिफिनेशन क्या बोलता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का डिफिनेशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अट्रैक्शन फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? यहाँ पे भी बॉन्ड बन रहा है, यानी यहाँ पे भी दोनों के बीच में अट्रैक्शन ही होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अट्रैक्शन फोर्स विच बाइंड देखिए विच बाइंड जो करता क्या है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स है और किसके किसके बीच में? विच बाइंड वन हाइड्रोजन एटम। देखिए ये वो हाइड्रोजन एटम एकदम कंपलसरी है कि वो हाइड्रोजन एटम उसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक। तो वन हाइड्रोजन एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ, ये किसके साथ रहेगा? विथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स। देखिए यहाँ पे किसी अलवा जलवा के साथ नहीं जाके बॉन्ड बनाएगा, ठीक। वैसे एटम के साथ ये मिलके बॉन्ड बनाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि सब एटम के साथ मिलके बॉन्ड बनाएगा, वैसे एटम के साथ बॉन्ड मिलके बनाएगा जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिव, जिस एटम्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? मोर है, यानी हाई है, उसी के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। और हाई किसका होता है बताया थे अभी, जस्ट बताया थे इसके पहले कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका किसका हाई होता है। तो किसका किसका हाई होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका हाई होगा उसी के साथ ये मिलेगा और जिसमें एक वो हाइड्रोजन एटम रहेगा। किसका किसका है? देखिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बताया थे ना आप लोगों को, FON जनरली मैक्सिमम कंडीशन में, मैक्सिमम सिचुएशन में यही तीनों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। या तो फ्लोरीन के साथ मिलेगा, या ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, या नाइट्रोजन के साथ मिलेगा। FON ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली कौन कौन सा ऐसा एटम है जिसके साथ बॉन्ड बनाता है? तो FON याद रखिएगा, फोन, हेलो कौन वाला फोन, ठीक। और फिर अच्छा हम लोग पता कैसे करेंगे कि कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना है? तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या है? इट इज डेनोटेड बाय डॉटेड लाइन। जहां पे डॉटेड लाइन दिखेगा ऐसे ऐसे, वहां पे हम लोग समझ लेंगे कि तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ। और मान लेते केवल स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखे, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखे तो इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। याद है ना, कोवैलेंट बॉन्ड इसको हम लोग बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के लिए स्ट्रेट लाइन का यूज किया जाता है, जबकि डॉटेड के लिए किसको हम लोग यूज करते हैं? जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड दिखे वहां पे हम लोग डॉटेड लाइन दिखेगा, जहां पे भी डॉटेड लाइन दिखेगा हम लोग समझ लेंगे कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिए, सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट, सबके बीच में यही लाइन दिखता था। तो MCQ क्वेश्चन में ये सब डाल सकता है कि डॉटेड लाइन को हम लोग कौन सा बॉन्ड से दर्शाते हैं? तो डॉटेड लाइन हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड से दर्शाते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा तो स्ट्रेट लाइन कौन सा बॉन्ड को दर्शाता है? तो स्ट्रेट लाइन कोवैलेंट बॉन्ड को दर्शाता है। अब देखिए कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए तब जाके हाइड्रोजन किसी के साथ मिलेगा, यानी होता है ना कि क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, सबका अपना अपना कंडीशन होता है, तो वही कंडीशन पूरा करना होगा। पहला कंडीशन से तो यहाँ तो पता चल रहा था कि ये उसी के साथ जाके मिलेगा जिस एटम्स का या जिस मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो? हाई। तो पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन वही बोलता है कि द एटम बॉन्डिंग टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसके साथ जाकर बॉन्डिंग करेगा? शुड बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। जिसके पास, जिस एटम के पास, जिस मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होता है उसी के साथ ये जाके क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, उसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जैसे FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों के पास क्या है? हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज है, इसके पास हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज के चलते इस तीनों के साथ आराम से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और इसका क्या क्या कंडीशन? देखिए दो ही कंडीशन होता है, दो ही कंडीशन को इसको फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट बोलता है देखिए द साइज ऑफ अदर एटम, यानी जो बगल वाला यानी दूसरा जो एटम होगा, द साइज ऑफ अदर एटम शुड बी स्मॉल सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन विल बी मैक्सिमम एंड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म। दूसरा क्या कंडीशन है कि जो हाइड्रोजन के साथ दूसरा जो एटम बनेगा, हाइड्रोजन के साथ जो दूसरा एटम आएगा वो क्या होना चाहिए? वो स्मॉल साइज का होना चाहिए। द साइज ऑफ अदर एटम शुड बी स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल के साथ स्मॉल क्यों होना चाहिए? जिससे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मैक्सिमम होगा तो उसके बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो भी बॉन्ड क्या होगा? मैक्सिमम बॉन्ड बनेगा।
और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, तो एक H2O देखिए, H2O क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, अमोनिया देखने को मिलेगा, NH3 अमोनिया में देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो H2O अमोनिया ये सब में हाइड्रोजन बॉन्ड आपको को देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए है ना, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा कि कैसे कैसे बॉन्ड बन रहा है। एक HF हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच भी कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो H2O के बीच में कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसका भी फिगर बना देते हैं। अमोनिया के बीच में कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा ना, वहां पे डॉटेड लाइन ऐसे मेंशन किया हुआ रहेगा, डॉटेड लाइन से मेंशन किया हुआ रहेगा। इतना आप लोग छाप लीजिएगा, सब लोग इतना छाप लीजिएगा, कंडीशन याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जरूरी है। देखिए हम एगो बताते हैं, किसको बताएं, पानी को बताएं। देखिए H2O, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में, ठीक ना, यहाँ पे भी आ गया H2O। देखिए H2O क्या है, H2O है हम लोग का पानी। इसका देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हम लोगों को बनता है। तो देखिए H2O का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कैसे, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दीजिए, इस दोनों के बीच का ऐसे बॉन्ड बनाइए। देखिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ऐसे भागता है, फिर ये नीचे आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में किस तरह का बॉन्ड बन रहा है। और देखिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप H2O जो वाटर है, इस वाटर से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आसानी से तोड़ नहीं सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इतना बस के बात नहीं है उसको अलग करना। फिर से हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। यही क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रक्चर जनरली इसी तरह का बनता है। फिर नेक्स्ट इसको भी हम लोग आगे ले जाके कर सकते हैं, इसको भी आगे ले जाके कर सकते हैं, इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहती है। ये H2O का स्ट्रक्चर है, H2O हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब अमोनिया क्या है, NH3 देखिए इसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं, NH3 इसके बीच में भी बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए इसके बीच में कैसे कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अमोनिया 3 गो हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 गो हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देते, NH3 यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 3 को बन गया हम लोगों को। फिर इसके बाद में हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे भाग जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आएगा, फिर इधर हाइड्रोजन बनेगा, बॉन्ड बना रहेगा हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन का, हाँ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के बगल में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बीच फिर इधर नाइट्रोजन रहेगा, फिर से इधर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन रहेगा ना, फिर इन्हें हाइड्रोजन आएगा, 3 हो गया हाइड्रोजन, 3 हो गया हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के साथ नहीं, यहाँ पे ये रहेगा लाइनिंग के साथ, और फिर आगे ऐसे कहीं आगे ये बॉन्ड बनाएगा, ऐसे भागता है, ठीक ना। अगर एक और बढ़ाना चाहते हैं तो एक और बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल देते हैं, देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, गड़बड़ कर रहे हैं। ये 3 गो यहाँ पे आ गया, ये 3 गो यहाँ पे आ गया, नाइट्रोजन आ गया, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। एगो 3 गो, एगो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एगो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बगल में इन्हें नाइट्रोजन डाल देते हैं, ठीक है। फिर से ये इधर आ जाएगा, फिर से ये इधर चला जाएगा, यही है हम लोगों का NH3 अमोनिया का। देखिए तो यहाँ पे कहीं
मिस्टेक जैसा लग रहा है क्या? यहाँ पे ये बॉन्ड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह का डॉटेड, इसके पास ये बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाँ यही है बॉन्ड हम लोगों का, यानी अल्टरनेट चलता है एक, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कोवैलेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड फिर कोवैलेंट, हाँ अल्टरनेट चलता है। ये हम लोग का NH3 का बॉन्ड, बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा, इतना ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों को और यहाँ पे कुछ ऐसा खास जरूरी नहीं है, इतना आप लोग के लिए बेस्ट है। कंडीशन ध्यान रखिएगा, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन, उस कंडीशन को ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा FN को, और स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, दोनों स्ट्रक्चर पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक। तो बस हम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी समझ में आ गया। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस टॉपिक में हम लोग, इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े, केमिकल बॉन्डिंग। तो आई होप केमिकल बॉन्डिंग वाला पहले वाला भी लेक्चर आप लोग देखे होंगे, और इस लेक्चर को भी दोनों देख लीजिएगा। दोनों लेक्चर देखने के बाद आप लोगों को कुछ फील होने लगेगा कि हाँ कुछ कुछ हम सीखे हैं। और अगर नहीं फील होगा, मान लेते हैं कि नहीं समझ में आया या फिर कुछ बुझा ही नहीं रहा है, तो फिर से देखिए लेक्चर, बढ़िया से देखिए, रुक रुक के देखिए, रोक रोक के, और प्लस में नोट्स जो बनाया है ना, नोट्सवा को पढ़िए। और नहीं, अगर ये देखिए डायरेक्ट लेक्चर देखिएगा तो समझना बड़ा मुश्किल है, अगर पीछे से देखते रहिएगा सारा लेक्चर ना, तो फिर आसानी से समझ में आने रहेगा, ठीक है। बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।